हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर सोवियत संघ का विघटन, दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और सारी चीज़ें बताई थी। मोस्ट ऑफ दी आधा चैप्टर मैंने कवर कर दिया था। जो रेस्ट पॉइंट्स बचे हुए हैं वो मैं कवर करूँगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ। आपको मैंने बताया कि किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। मैंने आपको ये भी बताया वहाँ पे आघात पहुँचाकर उपचार करने की शॉक थेरेपी यूज़ की गई थी। एंड देन मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब हमने चैप्टर को जो लास्ट हमने किया था चैप्टर में वो था सोवियत संघ के विघटन के बारे में, और उसमें हमने आपको बताया था कि शॉक थेरेपी क्या थी एंड मेन जो शॉक थेरेपी यूज़ करके कैसे उसकी इकोनॉमी को दोबारा से रिफॉर्म किया गया था वो मैंने आपको बता दिया था। अब इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे रूस और पूर्व साम्राज्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध। मीन्स कि आपको पता ही है कि सोवियत संघ के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से, और अब रशिया के साथ भी भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एंड आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि किस तरह से गुटनिरपेक्षता आंदोलन का बहुत बड़ा और अहम हिस्सा भारत रहा है, और कहीं ना कहीं भारत जो है गुटनिरपेक्षता की शुरुआत भारत ने ही की थी। और भी कई देश इसमें सम्मिलित थे, 5 देश थे। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इन लोगों ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन चलाया था, और गुटनिरपेक्षता आंदोलन को तीसरी दुनिया भी कहा जाता था, आपको भी पता है। सो अब हम बात करेंगे कि जो इंडिया है उसका इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस कैसा था, साम्यवादी देशों के साथ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता फॉलो की, मीन्स किसी भी गुट में शामिल ना होना। बट ऑन द अदर साइड वो हमेशा से रशिया का फ्रेंड रहा है, सोवियत संघ के साथ रहा है और उनकी विचारधारा को भी मानता है। सो फ्रेंड्स, रूस की जो कम्युनिस्ट क्रांति थी इसने भारतीय युवाओं को बहुत प्रभावित किया। स्पेशली उस टाइम के जो हमारे युवा नेता थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जॉय एंड और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था की काफ़ी सराहना की है। वो इसलिए नहीं प्रभावित थे कि उनकी विचारधारा उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, वो प्रभावित इस बात से थे कि उनकी अर्थव्यवस्था ने इतने बुरा फेज देखा और इसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया और ख़ुद को इम्प्रूव किया। तो मेन वो था कि वो इस चीज़ से अट्रैक्टेड थे, उन्होंने बदलते हुए देखा था। भारत ने वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, साथ ही साथ वो रशिया और पश्चिम के राष्ट्रों के प्रति अपनी मैत्री की नीति भी अपनाई थी। मीन्स भारत ने ऑलरेडी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप अपने देश में चुना था, और हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। नेहरू के काल से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक इन संबंधों में बहुत सुधार हुए हैं। मीन्स रिलेशंस कहीं ना कहीं बिल्ड हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं एंड फ्रेंडशिप करते हैं तो आप उनको पहले कम जानते हैं, बट धीरे धीरे आपके उनके साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं और उनको और जानते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं आपकी फ्रेंडशिप में। सोवियत संघ सदैव ही भारत का एक बहुत ही अच्छा और सच्चा मित्र रहा है। हर विकट परिस्थिति में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। आपको भी पता है, यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो, उसमें हमेशा से ही सोवियत संघ ने भारत को सपोर्ट किया है। आर्थिक संबंध, भारी उद्योग विशेषकर इस्पात के कारखाने लगाने के लिए रूस ने हमें पूंजी और मशीनें दी। मीन्स कि रशिया ने हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें पूंजी दिया है ताकि हम अपना औद्योगिकीकरण कर सकें, उद्योगों को स्टैब्लिश कर पाएँ। भारत में इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? भिलाई, रांची, बोकारो स्टील इंडस्ट्री तो बहुत फेमस है, आप जानते ही हैं, ठीक है। इन कारखानों की स्थापना 1956 से लेकर 61 तक हुई। आपको भी पता है हमारी जो पंचवर्षीय योजना की थी उसकी भी शुरुआत 50s के दशक में हुई थी। तो उस टाइम पे हमने जो है अपनी नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया था और इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो उस टाइम इन इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया गया था सो दैट डेवलपमेंट हो पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन अब आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा था उस टाइम पे।
जब हम दूसरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें इस पे एक चैप्टर भी है कि आज़ादी के बाद हमारी क्या चुनौतियाँ थी, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड तब आपको चीज़ें आप लिंक कर पाओगे, कोरिलेट करके समझ पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं, सो दैट मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको भी इसमें मज़ा आए और आपको भी आप एंटरटेन हो पाएँ, ठीक है। क्योंकि इसे पढ़ाना ही मेरा मोटिव नहीं है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में भी आना चाहिए। सो उसको समझाने के लिए माइट भी मेरे तरीके से आप ना समझ पा रहे हो, तो शायद मैं कुछ इंप्रूवमेंट करके आपको समझा पाऊँ। कोई सजेशंस हो वो आप मुझे दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मेरी साइड से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत और रूस के बीच व्यापार में बढ़ोतरी। भारत में जब भी विदेशी मुद्रा का अभाव हुआ है तो सोवियत संघ ने भारत की करेंसी रुपया को विदेशी व्यापार का आधार बनाकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। सो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से फाइनेंशियली हमें इतना सपोर्ट किया है। 1974 में जब रूस ने हमें डीजल, मिट्टी के तेल और उर्वरक आदि भी हमें प्रोवाइड किए, मीन्स इन सब की आपूर्ति की, और हरिद्वार में स्थापित एंटीबायोटिक कारखाना सोवियत संघ के सहयोग का ही उदाहरण है। मीन्स हरिद्वार में जो हमने एंटीबायोटिक का कारखाना लगाया है वो सोवियत संघ की वजह से ही स्टैब्लिश हो पाया था। सो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा से ही हेल्प करता रहा है, बूस्ट करने के लिए हमें एडवाइस करता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स इंडिया को ही है, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है उसके पीछे उनका भी कुछ मोटिव होता है, उनको भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बट स्टिल दे आर वो हेल्पिंग, वो हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक संबंध। अब पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं हमारे सोवियत रशिया के साथ। भारत में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जब भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। मींस हमने जब भी कश्मीर का पॉइंट रेस किया है हमेशा वो हमारे सपोर्ट में रहा है। और आपको जब मैं आगे के चैप्टर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि सुरक्षा परिषद की जो बैठक होती है उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। तो उनके एक रशिया के सपोर्ट की वजह से हमें बहुत हेल्प मिलती थी, बिकॉज उस पर कोई भी फैसला नहीं ले पाते थे, क्योंकि वीटो पावर में से कोई भी अगर एक मेंबर मना कर देता है किसी भी मुद्दे पे अपनी राय रखने से या उसके अगेंस्ट रहता है तो वो जो है पारित नहीं होता। मीन्स वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं चलता, वहाँ पे मेजॉरिटी ऐसा नहीं है कि एक ने वोट नहीं किया 4 ने वोट किया तो वो जो भी डिसीजन है वो ले आया जाएगा, नहीं। अगर एक भी डिनायल देता है तो वो माना नहीं जाएगा, वो फैसला मान्य नहीं होता है। तो हमेशा से ही रशिया ने भारत का सपोर्ट किया है। नेक्स्ट, 1962 में भारत को गोवा के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि भारत को ये कार्यवाही करनी पड़ी थी। जब मामला सुरक्षा परिषद में गया तो भारत का जो है रूस ने साथ दिया। अगेन अगर किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो वो सुरक्षा परिषद में बहुत सारे मैटर्स चले जाते हैं, तो तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया है। मीन्स वो हमेशा से ही हमें डिप्लोमेटिक वे में सपोर्ट करता रहा है। 1965 में भारत और पाक के युद्ध के समय रूस ने भारत को बहुत हेल्प किया, आर्म्स एंड ऑल, हर तरह से उसने सपोर्ट किया है। 1971 में जब भारत और रूस ने मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए, मींस हमारे बीच में एक फ्रेंडली पीस एग्रीमेंट हुआ जिसमें हमने उस पर सिग्नेचर्स किए हैं। मींस अब हमारे रिलेशन जो है वो फ्रेंडली होंगे। ऑलवेज थे, ऐसे किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं थी, स्टिल ये एग्रीमेंट साइन किया गया। 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ा, जिसमें भी रूस के साथ हमने संधि की, ठीक है। और जो की हुई थी संधि उससे हमें बहुत हेल्प मिली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मेरा फ्रेंड है तो डेफिनेटली वो मेरा सपोर्ट करेगा। आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, आप अकेले पढ़ते हो, तो आपका फ्रेंड सबसे पहले आपको सपोर्ट करने आता है। मेरे साथ तो ये होता था, मेरे सारे फ्रेंड्स, अगर मेरा कोई भी मैटर होता है, मैं गलत हूँ मैं सही हूँ, उस वक्त लड़ने के लिए मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हमेशा रहेंगे। बाद में भले ही वो मुझे बता दे कि यार यहाँ तो तेरी गलती थी, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड वही होता है जो हमें सही और गलत बताए, ठीक है।
मैं उस फ्रेंड को कभी सही नहीं मानती जो हमेशा हमारी हर बात में आंख बंद करके सपोर्ट करता है। दैट इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड। वो अच्छा फ्रेंड नहीं है फ्रेंड, बट वो अच्छा फ्रेंड नहीं है। अच्छा फ्रेंड होता है जो हमेशा हमें सही गलत बताए। सो लाइक ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो सेम गोज़ विद इंडिया एंड द यूएसएसआर, अमेरिका के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम आपको बताती हूँ सैन्य संबंध और वैज्ञानिक आदान प्रदान। मीन्स अब हमारे सैन्य रिलेशंस कैसे थे एंड वैज्ञानिक आदान प्रदान मीन्स हमने किस तरह से टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज की थी। 1979 में भारत और रूस द्वारा एक संयुक्त विज्ञापित जारी हुआ जिसमें भारतीय महासागर को शांति का क्षेत्र बताया गया। मीन्स जोन ऑफ पीस बताया गया कि भारत का जो महासागर वाला एरिया है वो क्या है, शांति का क्षेत्र है। तो दिस इज़ वेरी लाइक भारत के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपाधि थी, और जिस तरह का उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया वो भी किसी पावरफुल कंट्री की साइड से आना बहुत मैटर करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है अगर कोई फिल्म स्टार कोई स्टेटमेंट देता है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैंने एक स्टेटमेंट ट्वीट कर दिया। बहुत लोगों ने देखेंगे, बहुत लोग उसे इग्नोर कर देंगे, बट अगर वही सेम चीज़ अगर किसी पॉलिटिशियन ने, किसी एक्टर ने या किसी सिंगर ने या किसी फेमस पर्सनालिटी ने पोस्ट कर दिया तो उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, माइट भी बहुत लोग उसे फॉलोअर्स शेयर भी करेंगे। सेम ये वाला सिनेरियो है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट 1980 में सोवियत संघ ने भारत को 1300 करोड़ की सैन्य सामग्री प्रदान की। मीन्स 1980s में हमें 1300 करोड़ की सामग्री दी उन्होंने, और ये एक बहुत बड़ा हेल्प है भारत जैसी कंट्री के लिए। ऑब्वियसली इतना उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसमें उनका भी पर्सनल बेनिफिट्स हैं जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, बट उनकी साइड से हमें इतनी सपोर्ट मिली। 1984 में दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की परिक्रमा करके सकुशल पृथ्वी पर लौटे। मीन्स दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री गए अंतरिक्ष पे और वहाँ से प्रॉपर अच्छे से सेफ लैंडिंग करके वापस आए अपने अपने कंट्रीज़ में। 1985 में भारत और रूस के बीच तकनीक और विज्ञान से संबंधित एक अहम समझौता हुआ। सो ये हमारे रिलेशंस थे सैन्य और वैज्ञानिक। अब संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्या आदान प्रदान है। आपको भी पता है बहुत लोग रशिया पढ़ने जाते हैं एंड वहाँ से हमारे एक अच्छे रिलेशंस हैं, तो सेम वो आगे चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत और रूस के बीच बहुत ही गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के कल्चर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी फिल्में और साहित्य कलाकार विशेषकर राज कपूर जी सोवियत संघ में काफ़ी लोकप्रिय हैं। 1981 में भारत और रूस ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान के भी बहुत सारे समझौते किए हैं जो आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में चाहे तो, ठीक है। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद इंडिया एंड रूस का रिलेशन कैसा था, ये तो हमने अभी तक जो बात की थी ये पहले के रिलेशंस की बात की थी। अब विघटन के बाद क्या हुआ, क्योंकि पहले हम जो बात कर रहे थे वो सोवियत संघ से बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे रशिया के साथ, ठीक है। तो रशिया के साथ रिलेशंस कैसे थे। 1994 में भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद से जूझने के लिए सामरिक सहयोग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया आतंकवाद के मुद्दे पे, जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सारी वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। स्पेशली रशिया एंड इंडिया ने एक साथ मिलकर इससे लड़ने का फैसला कर लिया। जनवरी 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की। रूस हमारी नाभिकीय ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है, मतलब रूस हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस सेक्टर में भी। 2008 को भारत में रूस के वर्ष ईयर ऑफ रशिया के रूप में मनाया गया और 2009 को रूस में भारत के वर्ष ईयर ऑफ इंडिया के रूप में मनाया गया। मींस दोनों ने एक पूरा साल जो है दूसरी कंट्री को डेडिकेट किया। 2010 और 2012 में रूसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। दोनों के बीच रक्षा सौदों को लेकर समझौते हुए। मीन दोनों ने बहुत सारे रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए और अपनी भारतीय सुरक्षा के लिए और रशियन सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने हस्ताक्षर किए। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ऐसी किसी स्थिति में।
रूस ने भारत को सुखोई 30 विमान देने का निर्णय ले लिया। रूस ने भारत को सुखोई 30 दिया। बहुत सारे ऐसे विमान हैं और बहुत सारे हमारे पास आर्म्स ऐसे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, रशिया से मिलते हैं। ये वो हमें हमेशा ही सपोर्ट करता है इस चीज़ को लेके। हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। दिसंबर 2006 में दोनों देशों के बीच संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भी शुरू किया, जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो गई और वो हमारे लिए अब संभव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, रशिया के साथ संबंधों ने भारत को क्या लाभ पहुंचाए। अब रिलेशंस अच्छे थे सोवियत संघ के साथ, रिलेशंस अच्छे हैं रशिया के साथ, तो इसके पीछे कोई बेनिफिट भी तो होगा। ऑब्वियसली सबके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, तो आपके भी कुछ बेनिफिट्स होंगे। लाइक आपको, आप अकेले नहीं रहना चाहते, वो आपको हमेशा आपसे बात करती है, आपको सपोर्ट करती है, तो आपकी वो नीड पूरी कर रही है, आप भी उसको सपोर्ट करते हो। हर कोई सेम वे में नहीं सपोर्ट करता, कोई किसी तरह से किसी का साथ देता है, कोई किसी तरह से किसी का साथ देता है। हर कोई सेम वे में कैपेबल नहीं होता है, बट या कोई भी अकेला किसी काम को नहीं कर सकता। हमेशा हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पूरी पृथ्वी ही जो है एक दूसरे पर आधारित है। कोई ना कोई किसी ना किसी से किसी ना किसी तरह से जुड़ा है और हर कोई एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट्स देता है। सो इंडिया और रशिया के बीच में भी जो रिलेशंस थे, इससे इंडिया को भी बहुत सारे बेनिफिट्स थे और रशिया को भी बहुत सारे बेनिफिट्स थे। ठीक है, एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मैंने पहले जो चीज़ें टॉपिक्स बताई हैं सेम है, बस ये है इसको मैंने सेपरेट कर दिया है बेनिफिट्स में। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। रशिया ने अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा, सैन्य साजो सामान और फाइनेंशियली क्षेत्रों में भारत की सहायता की है। ठीक है, मीन्स वो हर तरह की हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये भारत को पहला लाभ है रूस के साथ दोस्ती निभाने का। दूसरा, जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में, तो जब भी ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है तो हमेशा पाकिस्तान को ना सपोर्ट करके रशिया हमको सपोर्ट करता है। और अमेरिका, मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिका एंड चाइना, दे आर इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, भारत के साथ संबंधों के रशिया को क्या बेनिफिट्स हैं? क्या सारे फ़ायदे सिर्फ इंडिया को हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी हेल्प कर रहा है। इतना तो महान कोई भी नहीं होता है। आप क्या किसी की हेल्प करते हो ऐसे? नहीं ना। तो इतना महान तो रशिया भी नहीं है जो हमारी ऐसे ही हेल्प कर रहा है, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, हर किसी के पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं। रशिया के बेनिफिट्स, इसीलिए मैंने पॉइंट्स भी 3 ऐड किए हैं, भारत के 2 पॉइंट्स और उनके 3 पॉइंट्स, ताकि हम थोड़े उनसे कम रहें। वो हमारे लिए ज़्यादा, उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। यह बात आप समझ पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, इंडिया एक छोटी कंट्री है रशिया के मुकाबले या चाइना के मुकाबले, बट कहीं ना कहीं इंडिया का मार्केट अगर उनके लिए क्लोज होता है, उनको जो इकोनॉमिक आघात पहुँचेगा, ठीक है, जो उनको धक्का लगेगा चाइना को या फिर अब रशिया को, वो बहुत बड़ा धक्का होगा, क्योंकि उनको हमसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एंड ये चीज़ सबको नहीं समझ में आती है। लाइक अभी बहुत फेमस है भाई, टिकटॉक फेमस है, चाइनीज़ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाइना को गालियाँ दे रहे हैं कोरोना के चक्कर में। हम सब 3 महीनों से अपने घर में बंद पड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना एंड द कोविड-19, और शायद उसी की वजह से शायद ये चैनल है और मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू। सो चलो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। भारत रूस से अरबों डॉलर का सैनिक साजो सामान खरीदता है, उससे उसको मुनाफा होता है, पैसे मिलते हैं, बेनिफिट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूस एशिया में चीन और अमेरिका के प्रभाव को सीमित रखना चाहता है। मींस अगर वो भारत के साथ रिलेशंस अच्छे रखता है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के प्रभाव को कम कर सकता है। बिकॉज अब ये आया यहाँ पे हीरो, इंडिया ऑलवेज अ हीरो, क्योंकि इंडिया ने तो सबके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रखा है। इंडिया के हर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन है। बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हैं, श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान को हम छोड़ सकते हैं, उसके अलावा अफ़गानिस्तान है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सो कहीं ना कहीं मध्य एशिया जो है, मिडिल ईस्ट, मिड पार्ट जो है एशिया का, वहाँ पे इंडिया का
पॉपुलैरिटी है। सो इंडिया के साथ जो फ्रेंडली रहेगा मीन्स उसको ज़्यादा सपोर्टर्स होंगे। सो इस वजह से वो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है, बिकॉज वो हमेशा सबके गुड बुक्स में आना चाहता है। कौन पॉपुलर नहीं होना चाहता, कौन गुड बुक्स में नहीं आना चाहता? ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया के लिए भारत आय का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। भारत तेल का आयात रशिया से करता है, जिससे उसके आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। भारत और अन्य विकासशील राष्ट्रों पर सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? सो भारत पे ही इफेक्ट नहीं हुआ, अन्य कंट्रीज थी उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ है। अब ये क्या है, हम पॉइंट्स में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप समझ जाएंगे। आगे मैं जब एक्सप्लेन करूँगी, एक्सप्लेनेशंस दूंगी, तो यू विल गेट टू नो, ओके। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिस्ट विचारधारा को गहरा आघात लगा इससे। सेकंड, दो ध्रुवीयता की समाप्ति के बाद विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में हमेशा ही अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का हस्तक्षेप रहा। मीन्स वो हमेशा इंटरफेयर करते रहे हैं रिलेशंस के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत और अन्य देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने बताया ही था फ्रेंड्स कि जो है मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड बैंक, कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका का वर्चस्व है। सो वो और देशों को इफ़ेक्ट कर रहे थे। एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे ही। आपको चाहिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसमें पॉइंट्स। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो दूसरे देशों में इंटरफेयर करने लगे थे। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फेज़ है जिसमें इंडस्ट्रीज़ के पास पावर्स होती हैं, कहीं ना कहीं स्टेट की पावर्स कम हो जाती हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विकासशील देशों को सहायता में कटौती, कहीं ना कहीं उनको हेल्प जो है उस लेवल पे हेल्प नहीं मिल पा रही थी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है बहुध्रुवीयता विश्व व्यवस्था। मीन्स कि आपने पढ़ा कि दो ध्रुवीय मीन्स जब दो खेमों में देश बटा हुआ था, विश्व बटा था, तो हमने उसके बारे में पढ़ा है। बहुध्रुवीय मीन्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स, मीन्स यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर का दबदबा नहीं होगा। अब अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति बनकर रह गई है। भारत और रूस, चीन, इन तीन बड़े देशों के बीच यदि कोई भी असहमति बन जाए तो विश्व राजनीति में बहुध्रुवीयता के उभरने की संभावना है। मीन्स अभी तो इन कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और अच्छे रिलेशंस रख रहे हैं। बट ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, अगर इनके बीच में किसी तरह की कंट्रोवर्सीज आती है और सिचुएशंस वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग पावरफुल कंट्रीज़ आएंगी। इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है, चाइना भी है, रशिया भी और अमेरिका भी है। मीन्स 4 सेक्टर्स, और सारे लोग किसी एक को सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगी, बहुत सारी रशिया को करेंगी, बहुत सारी चाइना को भी करेंगी और बहुत सारी इंडिया को भी करेंगी। माइट भी पॉसिबिलिटीज़ है इंडिया के गुडविल जेस्चर की वजह से इंडिया के ज़्यादा सपोर्टर्स हों। मैंने आपको पहले ही बताया, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑलवेज मैटर नहीं करता है, सोशल सपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज देखने को मिलते भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस बुक में का पूरा चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट एंड दिस सेकंड पार्ट में हमने कवर कर लिया है। पूरा चैप्टर कवर हो गया है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल आपको देंगे। फ्रेंड्स, मैंने बात की थी सजेशंस की। सो मुझे किसी की साइड से एक बहुत ही प्यारा सजेशन आया है और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रंजना, आपने मुझे बहुत प्यारा सा सजेशन दिया है जो मैं डेफिनेटली फॉलो करूँगी। आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी वीडियोज़ के लिए, थैंक यू। द कॉम्प्लीमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। जो आपने मुझे बोला दैट हमारे लिए पढ़ने से ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों को समझना, और मेरी वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं बिकॉज मैंने क्लियरली पॉइंट्स में मेंशन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आपने जो मुझे सजेशन दिया है दैट इसको और एंटरटेनिंग बनाने के लिए, डेफिनेटली रंजना मैं इसको बहुत एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करूँगी।
आपने नोटिस किया होगा पहले से अब में मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं, आगे भी इम्प्रूवमेंट्स करती रहूँगी। एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लाऊंगी, सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं करेंगे हम, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। एंड ये चैनल सिर्फ एक ट्यूटोरियल और पढ़ाई वाली बोरिंग चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करना मेरा मोटो है। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक एंड फॉर दी सजेशन। डेफिनेटली मैं फॉलो करूँगी फ्रेंड्स। आपके भी सजेशंस और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। जिसका भी सजेशन और फीडबैक मुझे अच्छा लगेगा, डेफिनेटली मैं वीडियो में उनका नाम भी लूँगी और उनकी सजेशंस को भी एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। स्टे एट होम, बी सेफ।